अब क्या करें कि जब से ये जंग ख़त्म हुई या अभी सीज़ फायर हुआ, हम तो खैर दोनों सूरतों में तैयार बैठे हुए, हर घड़ी तैयार काबरान हैं हम। तब से हम बंद गए हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या दिखाया जा रहा है, हिंदुस्तान किस तरह इस सारे मार्के को ले रहा है। तो शुरू में आपको ज़रूर मैं हिंदुस्तान दिखाऊंगा, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी डिबेट है ऑब्वियसली वो पाकिस्तान को इफेक्ट करेगी। और वो डिबेट ये कि शिमला एग्रीमेंट के अंदर पहली दफ़ा ये हुआ कि पाकिस्तान क्योंकि बड़ी निचली पोजीशन पे था, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ वॉर गए हुए थे इंडिया में, हम जंग हारे हुए थे। इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी का पीस एग्रीमेंट शिमला एग्रीमेंट में करा दिया और उसके अंदर लिखा गया कि पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर के इंटरनेशनल मामले से पीछे हटके हर मामला आपस में डील करेंगे। आपस में डील का मतलब यह कि कश्मीर की इंटरनेशनल हैसियत जो यूएन में इस्टेब्लिश है, जो अपना प्लेबिसिट की करारदातें हैं, ये सब की सब जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी। उसको हम बायलैटरल बना लेते हैं। हालांकि ये बात भी गलत है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लॉ, जो एग्रीमेंट यूएन के थ्रू हुआ हो, जो एग्रीमेंट इंटरनेशनल हुआ हो, कोई भी दो मुल्क मिलकर भी उसको बायलैटरल नहीं बना सकते। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट को कोई भी दो मुल्क आपस में जितनी शिमला एग्रीमेंट साइन कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, वो इंटरनेशनल रहेगा, उस पर यूएन की करारदाद रहेगी, प्लेबिसिट का इंटरनेशनल ऑर्डर रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान ने शादियाने बजा दिए जी उसके शिमला के बाद कि अब तो थर्ड पार्टी नहीं होगी, अब यूएन नहीं आएगा, अब अमेरिका नहीं होगा। पहली दफ़ा उसके बाद ये हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया तो ऐलान के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जी मैंने कश्मीर पे भी मीडिएशन की बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की और दोनों क़यादतें मान गई हैं, तो हमें तो सूट करता है ये, हम तो उसको पहले इंटरनेशनल समझते हैं। इंडिया अपनी पोजीशन से वापस आया है। इंडिया ये नहीं कहता कि जी ट्रंप या ब्रिटेन या यूएन इसके अंदर आए। तो अब इसके ऊपर पहले मैं ट्रंप पे आने से पहले जो इस पर लय दे हो रही है, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। बहुत लय दे हो रही है इंडिया में नरेंद्र मोदी के ऊपर। उसके बाद हम वापस आए। आपको अंदाजा लगाए कि नरेंद्र मोदी इस लय दे के बाद कोई एक और हरकत भी कर सकता है अटैक करने की। होगा उसके लिए मुश्किल, क्योंकि अमेरिका उनका जो माई बाप है वो इस वक्त चढ़ के पीस पे तुला हुआ है और सीज़ फायर पर ट्रेड के और दावतों के पता नहीं क्या क्या इंसेंटिव दे रहा है इंडिया को। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर जो इस सारे उसमें से लर्न करने के बजाय सबसे जो घटिया हरकत हुई है वो ये कि उनकी सोफिया कुरैशी साहिबा जो फ़ौज की तर्जमान थी, हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, इंडिया की जो खातून ऑफिसर थी, जिन्होंने पिछले दिनों कुछ दिनों में आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, चाहे स्ट्रांगली दिया या नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट दिया। बीजेपी ने उस सोच के तहत, जिस सोच के तहत वो मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, जिस सोच के तहत वो हिंदुस्तान में नफरत भर रहे हैं, जिस सोच के तहत उन्होंने एक जाली पहलगाम के कॉन्टेक्स्ट पे एक मुस्लिम पाकिस्तान पे या समझते हुए, हालांकि पाकिस्तान सबका है, माइनॉरिटीज़ का भी है, मेजॉरिटीज़ का भी है, उसको मुस्लिम कंट्री समझते हुए अटैक किया। उस सोच की रिफ्लेक्शन जंग में शिकस्त के बाद भी बीजेपी के दिमाग से नहीं उतरी। बीजेपी के जो ऑफिशियल्स हैं वो उस मुसलमान खातून को किस डेरोगेटरी वे में, और मैं ये इसलिए नहीं दिखा रहा आपको कि मैं मुझे खुशी हो रही दिल के अंदर, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है एक खातून का जिस तरह उनकी ज़बान में अपमान हो रहा है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला हो रहा है, जिस तरह उनकी फोर्सेस को हिंदू मुस्लिम डिवीजन में लाया जा रहा है, जिस तरह वहाँ पे कौमों को लड़ाया जा रहा है। बीजेपी जंग हारने के बाद, इस्लाम दुश्मनी के बाद, मुसलमानों और हिंदुओं को हिंदुस्तान में लड़ाने के बावजूद लर्न करने के बजाय ये गंद अभी भी घोल रही है आपकी स्क्रीन पे। ये इसने बीजेपी वाले ने मोदी के बेहस पे भारतीय कर्नल सोफिया कुरैशी को नहीं सिर्फ डेरोगेट किया कि दहशतगर्दों की बहन जो बनाया, इसे पूरी हिंदुस्तान की फौज को जो है डेरोगेट किया। लेकिन अब क्या करें, हिंदुस्तान में तो मजाक उड़ रहा है नरेंद्र मोदी का। अभी कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट के अंदर मजाक उड़ा उनका, और नन अदर देन मोदी साहब बैठे हुए थे, अब और मजाक उड़ रहा है। और राहुल गांधी जो है वो उनके मुतालिक बता रहे थे कि ये अवाम को अपनी पागल किस तरह बना रहे हैं, इन्होंने किस तरह ये देख ले जरा पहले। नरेंद्र मोदी पागल बना रहे हैं लोगों को, लेकिन सारे जो है वो पागल नहीं है। अब हिंदुस्तान में इस वॉर को लेकर अगेन जिस तरह हिंदुस्तान के मीडिया ने सच का तहतेक किया, ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म की धज्जियां उड़ाई, और जिस तरह अपने ही अवाम, अपनी ही कौम का मजाक उड़ाया, कभी हिंदुस्तान का हमला करवा के लाहौर के ऊपर, कभी सिंध का जो पोर्ट है कराची का उस पर कब्जा करवा कर, कभी शहबाज शरीफ को बंकर में भेजकर, कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जी मुल्क से भाग गई। वो ये सब जब झूठ आरएसएस बीजेपी के कहने पे इंडियन मीडिया बोल रहा था, वो असल में अपने लोगों के जज्बात से खेल रहा था, उनको झूठी खुशियां दे रहा था, उनको झूठी फख्र करने के एजाज़ात अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा था। वो बेचारे इंडियंस खुश हो रहे थे। हमने पाकिस्तान, एंड में पता चला पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने राफेल से लेकर हिंदुस्तान की फ़ौज और उसकी हुकूमत की धज्जियाँ उड़ा दी, उनको तहतेक कर दिया। उनका गरूर, रीजनल पावर बनने का ख्वाब, पाकिस्तान और चाइना को तहतेक करने का ख्वाहिश,
इंडिया अमेरिका की फ्रंट लाइन रीजनल अलाई बनने की ख्वाहिश और ख्वाब सब चकनाचूर कर दिया। लेकिन भारत के शहरी अब क्या कहते हैं गोदी या मीडिया मोदी के बारे में, मोदी मीडिया के बारे में, वो भी सुन लें। और अब तो जो है जब अपना सा मुंह लेकर नरेंद्र मोदी गए, क्योंकि जश्न तो मना नहीं रहे थे, तो लोगों ने तनकीद करनी शुरू कर दी, उन्होंने कहा ये ड्रामा भी कर लूँ। तो वो उन तमाम जगहों पे जाने की कोशिश की, वो अफसरों से मिल रहे हैं कि जनाब हम बड़ा जश्न मना रहे हैं ये वो। अब वो कौम को लग रहा है ये जश्न भी हमारे जख्म पे नमक छिड़का जा रहा है, क्योंकि जश्न तो नहीं, ये तो सफ़े मातम का वो है कि 2 दिन में पाकिस्तान ने आपको घुटनों के बल झुका दिया। आप अमेरिका के पास चले गए, अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया, ट्रेड के बहाने बनाए और पाकिस्तान को कहा कि जनाब प्लीज़ सीज फायर कर ले, आपको ट्रेड देंगे, छोड़ें इसको, एटमी जंग में क्या रखा है। तो भारतीय सहाफ़ी, अब जो कुछ ज़ीरक सहाफ़ी हैं या कुछ सेन माइंड्स हैं वहाँ पे, वो नरेंद्र मोदी के जो उसने जश्न मनाने की बात की है ना, उसको भी बड़ी आड़े हाथ ले रहे हैं। वो जरा देख लीजिए। वहाँ अंदाज लगाए, कई दिन गुजर चुके जंग ख़त्म हुए हुए, कई दिन गुजर चुके राफेल तैयारे गिरे हुए, आज भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये जवाब दे अपनी आवाम को कि भाई वो जो अरबों रुपए का राफेल आया था, वो जिसकी पूजा की थी उनके वज़ीर दिफा ने, वो उसके टायर के नीचे नींबू रखे थे, उसके ऊपर जो है वो तिलक लगाए थे, और नरेंद्र मोदी ने कहा था हमारे पास अगर आज राफेल होता तो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देते। वो भारतीय सहाफ़ी अब सवाल कर रहे हैं कि भाई खुदा का वास्ता, अगर हम मर गए हैं, हम मारे गए हैं, हमें ज़मीन पे लिटा के मारा है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, बता तो दो कि कितने मरे हैं, किस तरह मारा गया, ताकि उनकी शहादत का, उनके जनाजों का हम कम से कम सोग तो मना लें, कम से कम मातम तो कर रहे हैं। तो भारतीय सहाफ़ी सवाल क्या कर रहे हैं राफेल पे अभी भी, क्योंकि जवाब नहीं आ रहा इंडिया से, वो भी सुन लें। इस सारे माहौल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आज जब यूएई के विजिट पे हैं, कल वो सऊदी इन्वेस्टमेंट से खिताब कर रहे थे, उन्होंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उनमें एक तो हिंदुस्तान के लिए बड़ी बुरी खबर है कि हिंदुस्तान वो प्रोपेगेंडा स्टैब्लिश करने में नाकाम रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्द स्टेट है, पाकिस्तान दहशतगर्दी की अमाजगा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप्स है, पाकिस्तान पहलगाम में। इसको हिंदुस्तान साबित करने में नाकाम रहा और दुनिया की इस वक्त की सुपर पावर अमेरिका ने रद्द कर दिया उसको। जब इन्वेस्टमेंट उससे खिताब किया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान ने जो ISS का बंदा पकड़ के दिया अमेरिका को, उसको अप्रिशिएट किया। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बताया कि वो इंटरवीन करेंगे, पाकिस्तान भी खुश है, इंडिया भी खुश है। ये सबसे अहम सवाल है कि अगर कश्मीर के मामले पे हम अब मामला छोड़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे, तो यहाँ से कौन निगोशिएट करेगा और क्या डोनाल्ड ट्रंप पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। सवाल ये भी बड़ा अहम है जो कल मौलाना फजल रहमान ने उठाया है, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को बाहर आना चाहिए था, कौम को लीड करना चाहिए था, बयानात देने चाहिए थे, लेकिन सियासी क़यादत जो है वो टोटल एब्सेंट नजर आई है। और ये जो डायलॉग है, जो कश्मीर वाला मामला है, इसमें तो सियासी क़यादत को ही आगे आना पड़ेगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा जिससे इंडिया मजीद डिस्टर्ब है, पहले वो सुन लेते हैं। पाकिस्तान की वजह से हमने दाइश इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया और 13 दहशतगर्द पकड़ा जिसने अमेरिका में हमला किया था। ये इस वक्त पाकिस्तान की आलमी पोजीशन है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, मुस्तफा नवाज खोकर साहब, आप सेनेटर भी रह चुके हैं, बड़े वोकल लीडर हैं, एक्टिविस्ट हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ऑब्वियसली हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। मुस्तफा भाई, एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ आपको मौलाना फजल रहमान की, उसके बाद सवाल मेरा आपसे जो है वो करता हूँ, लेकिन पहले मौलाना फजल रहमान जो फरमा रहे हैं वो सुन लें। आज के इस माहौल में जिस कदर ज़रूरत नवाज शरीफ की थी कि वो खुद मैदान में आकर उनके पुष्ट पे आ जाएं, लेकिन वो भी नहीं आए, कि वो क़यादत को पस मंज़र में फेंक दिया गया है। मुस्तफा भाई, अब निगोशिएशंस जो होनी है वो तो पॉलिटिशियंस करेंगे, लीडरशिप दिखाने का वक्त है, क्योंकि 65 की जंग हम जीत गए थे लेकिन ताशकंद में सुना हार गए थे। तो एग्रीमेंट करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो जर्मनी में रिजाइनमेंट हो गई कि इतने ही हमारे बुरे हालात ही थे जितने ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज में हमें वॉर हम पे थोप दी गई थी। तो आप समझते हैं कि एग्रीमेंट जीती हुई अक़वाम को भी करने के लिए एक बहुत नाजुक मरला होता है। तो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि आज के माहौल, चले इमरान खान को छोड़े, वो तो वैसे ही अपने हरकतों की वजह से जेल में है, आज के माहौल में नवाज शरीफ ज़रूरत थे, वो सामने नहीं आए और क़यादतें जो है वो पसे पुष्ट पे चली गई हैं। हाउ डू यू टेक दिस? क्या नवाज शरीफ को आना चाहिए या नवाज शरीफ आ ही नहीं सकते जो माहौल मौलाना साहब कह रहे बन चुका है नेगोशिएट करने के लिए पीस डील? जी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई। आपके सवाल के जवाब में देखिए, जो पिछले
हफ्ता 10 दिन गुजरे हम तमाम पाकिस्तानियों पर, जहाँ पर वो बड़े कड़े और मुश्किल दिन थे, वहीं पर हमें ये इत्मीनान भी रहा, पल पल की खबरें ISPR के थ्रू भी मिलती रहीं, सोशल मीडिया के थ्रू भी मिलती रहीं कि किस तरह हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन की जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसमें हमें फ़राख दिली से एक्सेप्ट करना चाहिए कि आसिम मुनीर साहब का जो रोल था, एयर चीफ का जो रोल था, और जो हमारे साइलेंट नेवी गाय, तो सब ने ऑल हैंड्स वर ऑन डेक कि किसी किस्म की हमें कोई कोताही नहीं नज़र आ रही थी। हमने बिल्कुल वी वर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। और ऐसे माहौल में कि जहाँ पर अवाम जिसकी तमाम तर दुआएं और नेक ख्वाहिशात अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ थीं, वहाँ पे सियासतदानों का काम था और खुसूसन जमातों के सरबराहान का कि वो आगे बढ़ते, आगे आते और कौम के अंदर एक उम्मीद बांधने के लिए, कौम की रहनुमाई करने के लिए वो हमतन मीडिया पर मौजूद रहते। बिलावल भुट्टो साहब का किरदार आपके सामने है, गो कि मैं आज उनकी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो तमाम फॉरेन मीडिया पर जाते रहे, वहाँ पर पाकिस्तान का केस प्रेजेंट करते रहे, इसी तरह हुकूमती जमात से जो और दूसरे लोग भी जाते रहे और पाकिस्तान का केस लड़ते रहे, जिनमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं और दीगर वज़रा भी हैं, तो वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की बहुत कमी महसूस हुई। मुझे नहीं अभी तक समझ आया कि किस मसलहत के तहत मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खामोशी इख्तियार किए रखी, किस मसलहत के तहत उन्होंने ये समझा कि इस मौके पर, इस गंभीर मौके पर कि जहाँ पर द सिक्योरिटी ऑफ द होल नेशन इज़ एट रिस्क, कि वो खामोशी से बैठे रहे। वो मुस्लिम लीग नून के सरबराह है और उसके बावजूद उनका सामने ना आना, ये बहुत से सवालात को इसने जन्म दिया है। और फिर इसी तनाजुर में जब लोग इस चीज़ को देखते हैं कि शायद कि उनके यहाँ एक पर्सनल फंक्शन के ऊपर भारत के वज़ीर आज़म आए थे, तो फिर और वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब भी, जब उनकी ओथ टेकिंग थी नरेंद्र मोदी साहब की बतौर वज़ीर आज़म के, तो उस ओथ टेकिंग में भी चले गए थे। हालांकि गालिबन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो उस वक्त कुछ फॉरेन ऑफिस की भी रिजर्वेशन थी कि जहाँ पर कोई और सरबराहान मुमलिकत ना जा रहा हो, वहाँ पर इस तरह यूनिलैटरली पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जाना शायद कोई इतना मुनासिब नहीं है। तो फिर हम खामखा में ये बात सोचने पर मजबूर वो उन्होंने हो जाते सिर्फ एक्सटेंड किया था एज अ कर्टेसी सार्क खामोशी का फिर एक उन्होंने कोई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक्सक्लूसिव नहीं बुलाया था हल्फ बर्दारी पे। जी अब आप कंटिन्यू करें सर। जी तो जो सारी सूरत हाल है उसके अंदर मेरे ख्याल से उनका एक प्रोएक्टिव किरदार होना चाहिए था, लेकिन आपने और भी इसके अलावा भी बड़े अहम सवालात उठाए हैं अपने इब्तदाइये में, और उनमें से सबसे अहम सवाल ये है कि हमने दुनिया की तारीख में देखा है कि बहुत सारी जंगें जिनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, जो जीती जाती हैं, कई दफ़ा मुज़ाकरात की मेज़ पर वो हार दी जाती हैं। तो इस वक्त ज़रूरत हमें यह है कि हमें जो मुज़ाकरात आगे होने हैं भारत के साथ, उसके अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा फोर्सफुली सामने रखना पड़ेगा। और उसमें मेरी तो ये तजवीज़ होगी कि इस वक्त भारत ज़ख्म खोरदा है, भारत इंटरनेशनली काफ़ी उसकी सुबकी हुई है, जो पूरा वेस्टर्न मीडिया इस वक्त स्पेकुलेट कर रहा है और एनालाइज कर रहा है और मज़ीद एनालाइज करेगा फॉर मंथ्स टू कम। वो पाकिस्तान द चाइनीज़ टेक वर्सेस द वेस्टर्न टेक, ये कॉन्वर्सेशन है वहाँ पर। तो इस कॉन्वर्सेशन के तनाजुर में वहाँ पर काफ़ी ये लिखा जा रहा है कि भारत ने जो रफ़ाल तैयारे ख़रीदे, अरबों डॉलर उनके ऊपर इन्वेस्ट किए, उसने वेस्ट की भी नाक कटा दी कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का वो मुकाबला नहीं कर सके, शायद उनके पायलट्स ट्रेंड नहीं थे। तो ये कॉन्वर्सेशन अभी मज़ीद होनी है वहाँ पर, लेकिन इसके बीच में हमें ये कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सेनेटर साहब, पाकिस्तान में ऐसी कौन सी सिविल लीडरशिप है जो अमेरिका के साथ डील कर सके कश्मीर जैसे इंपॉर्टेंट और सीज फायर जैसे अहम मामले पे, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान को भी टफ टाइम दे सके या बराबर का टाइम दे सके? ऐसी सिविल लीडरशिप कौन सी आपके ख्याल में? नवाज शरीफ साहब फिर आ जाएं मैदान में? नहीं, इसके लिए देखें, मेरा ख्याल है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लेना चाहिए और हुकूमत को कदम उठाना चाहिए इस जानिब, और चाहे जो भी उनके साथ इंगेज करे हुकूमती साइड से, उसके पास ये मैंडेट होना चाहिए पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि जनाब हमने वहाँ पर जाकर ये गुफ्तगू करनी है, और फिर उसी गुफ्तगू के लिए पार्लियामान को एतमाद में भी लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। आप एक महदूद सी एक पार्लियामानी सरबराहान की मीटिंग कन्वीन कर लीजिए
और उसके अंदर उनकी भी राय को शामिल कर लीजिए और फिर एक यूनाइट, जब आपके पास एक ऐसा ब्रॉड कंसेंसस के साथ की गई हुई डायरेक्शन होगी तो उसमें फिर आपसे गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल ठीक है, आपको ये पॉइंट आ गया। मेरी तजवीज़ ये होगी कि इस सारी सूरत हाल में कि जिस तरह हमारा ईरान के साथ एक जॉइंट मैकेनिज्म है टू एड्रेस टेररिज्म, उसके ऊपर हमें ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को या जानबूझ के मिसअंडरस्टैंडिंग हम पे थोपी ना जाए दूसरी वॉर के लिए, दहशतगर्दी का प्रीटेक्स्ट बना। बिल्कुल आपकी अच्छी अप्रोच है ये। तारिक भाई मैं आपको जरूर आना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ इकट्ठी जवाब दे देंगे। सवाल बड़ा अहम है जो उठाया जा रहा है कि सियासी क़यादत किधर गई। न्यायी साहब, अभी मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि बड़ा अफसोस कर रहे हैं कि आज के माहौल में नवाज शरीफ की ज़रूरत थी, वो सामने नहीं आए। फिर आज मुस्तफा खोकर साहब भी कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की कमी महसूस हुई, उनकी खामोशी जो है इतने अहम मुद्दे के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर से बहुत सवालात को जन्म लिया। फिर वो बता भी रहे हैं भारत से ताल्लुकात जो थे नवाज शरीफ, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ज़रूरत थी मियाँ साहब की, या वो नहीं आया, उनको आना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी थी ये? कानून साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं जो है जो मुस्तफा खोकर साहब हैं या तारिक फजल चौधरी साहब, दोनों की इंटेलेक्ट का दोनों इंतहाई मुअज़्ज़िज़ जो है ना, इन रियल स्पिरिट जेंटलमैन है। और मुस्तफ़ा बड़ी एक जो है जिसको कहने सलीकी की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आज जो बात की उसमें थोड़ी सी मेरा ख्याल है मैं उसमें एक उनको दूसरा जाविया दूँ कि मुस्तफ़ा साहब, ये जो मोदी का नवाज शरीफ साहब के घर आना, ये पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा इज़्ज़त का मकाम नहीं हो सकता था। इसमें कुछ साजिशें नहीं हुआ करती ना। मैं ये अजीब व गरीब है कि एक जो कई सियासी लीडरों ने, आप नहीं है, मैं नहीं हूँ और बाकी भी नहीं है, लेकिन कुछ पाकिस्तान के सियासी लीडरों ने सियासी सस्ती शोहरत के लिए गलियों में इस नैरेटिव को घुमाया, यानी कि जिस बंदे ने हमारे वज़ीर-ए-आज़म के घर आए तो वो इनफैक्ट पाकिस्तान के घर आया है, वो किसी इंडिविजुअल के घर कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं जाता। और दुनिया के 7-8 मुल्क हैं जिनके सरबरान बहुत अहम है, जिसमें रूस है, चीन है, सऊदी अरब है, ईरान है, हिंदुस्तान है, अमेरिका है। ये 7-8 तो मुल्क हैं टोटल। ये जब जाते हैं तो पूरी दुनिया में हेडलाइन लगती है। तो मेरा ख्याल है कि वाजपेयी अगर नवाज शरीफ लेके आए हैं या मोदी उनके घर आए हैं तो, और या मोदी को उन्होंने बुलाया, क्योंकि इसी जगह पे, इसी असेंबली के फ्लोर में, जिसमें शायद आप भी बैठे होंगे किसी उस वक्त, जब इमरान खान साहब कहते थे कि मैं मोदी को फ़ोन कर दूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाता, तो आया हमें ऐसा वज़ीर-ए-आज़म चाहिए, ऐसा सरबराह चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है ये तो हमें, तो फिर आज तो बड़ा सवाल है कि फिर आज नवाज शरीफ क्यों नहीं बोले? ये मौलाना फजल रहमान भी सवाल कर रहे हैं, मुस्तफा नवाज भी कर रहे हैं। उधर लेकिन इस पे पहले तो कामरान इस पे क्लैरिफिकेशन, ठीक है, आपके पॉइंट आ गया सर, इसमें क्लियर हो गया पॉइंट। तो आप इसके ऊपर एक उसमें कि ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है, और ये नवाज शरीफ भी कर सकता था अगर क्लिंटन को 4 जुलाई को जाकर मिला था जब अमेरिका में कारगिल की जंग रुकवाने के लिए, तो ये मामूली वाकयात नहीं थे। हर एक को ये पॉइंट आ गया सर। अब आ जाए मेरे सवाल पे, जो मिलता आज खामोश क्यों है? आगे आ जाए, आगे देखें जी, आगे आ जाए जी। अब मेरा उसमें अपना नैरेटिव है। पहली बात यह है कि एक फिक्र है जो आप लोगों ने पहली दफ़ा सुना होगा, आज तक पाकिस्तान की तारीख मैंने किसी सियासी जमात से यह फिक्र नहीं सुना जो मुस्लिम लीग ने कहा है कि हमने अपनी सियासत खर्च करके पाकिस्तान को बचाया है। ये एक एडमिशन है अपनी सियासत को खर्च करने का। मेरा ख्याल है कि कभी कोई सियासी जमात इस तरह एलामिया जारी नहीं करती कि हमने अपनी सियासत की कॉस्ट पे हमने एक पोलिटिकल कैपिटल दिया है, यानी कि वो ये मान चुके हैं कि हमने अपनी सियासत खर्च कर चुके हैं। अब ये फिर ना कहें कि उनकी सियासत को रह गई है, क्योंकि ये सर ये तो नेशनल इशू था, इसका सियासत से क्या ताल्लुक है? दर्जनों दफा नहीं, मैं बता रहा हूँ ना जी, आप मेरी ये बात तो सर कल जो बहुत ओवर इंटेलिजेंट है उनसे बात करनी बड़ी मुश्किल होती है। आप बात की तय मैं अभी सतह पे फिर होता हूँ। अच्छा सर, अब कहने की बात यह कि नवाज शरीफ साहब जब से आए हैं आज तक उसका ये इशू भी कि वो पूरी पाकिस्तानी सियासत से उनकी एक लातल्की है, एक एपैथी है। यानी कि मुझे एक छोटा मिसाल जरूर देने दे कि जब वो आए तो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई, 2-4 जलसे जो है वो जो घुंगलुओं पे मिट्टी झाड़ के कोई नवाज शरीफ में 8-10 इलेक्शन के टिकट दिए, लेकिन जिस तरीके से इस दफ़ा टिकट दिए कि 22 दिसंबर जो है आपकी टर्निंग इन डेट है नॉमिनेशन की, और नवाज शरीफ साहब उस दिन भी इंटरव्यू कर रहे हैं कैंडिडेट्स को टिकट देने के लिए। तो मुझे तब भी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, मैं तो यही उसी को देखो मैं भी डॉट्स जोड़ेंगे, उसी का तो लैक ऑफ इंटरेस्ट नजर है नवाज शरीफ साहब का, और ये उसी कंटिन्यूटी है।
मैं ये मानता हूँ कि जो है ना इस इशू के ऊपर वो जो इनकी एपैथी थी, एक लैक ऑफ इंटरेस्ट था, एक लैक ऑफ एंथुसिज्म था, कंसर्न था, वो बाकियों के लिए भी एक अजूबे की बात थी कि नवाज शरीफ साहब ने चुप का रोज़ा रखा हुआ है, कभी कभी कोई एवं दिखाने के लिए कि मैं एक्टिव हूँ। और आके जब ये जंग है तो ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मुस्वाब भी सही कह रहे थे कि डू और डाई का मामला था, और इसके अंदर आपने आके इतने बड़े लीडर को अलहदा नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन जब पूरी उनकी पार्टी जो है वो एक एट द हेल्म थी, सारी जंग वो लड़ रही थी या जंग को कंडक्ट कर रही थी, या अगर शहबाज शरीफ साहब को डिसीजन ले रहे थे, अगर को ले रहे थे, या इनके लोग जो थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे थे और उसके अंदर पार्ट ऑफ डिसीजंस थे, तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ एज मच देर जिस तरह बाकी लोग वहाँ मौजूद थे। तो मुझे इस वेले के बावजूद मैं एग्री करता हूँ कि उनको इसके बारे में कौम को हौसले के लिए जो पहले गाय बगाए जो बड़े कम स्टेटमेंट दिए, इसमें भी उनको एक वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहिए था। और फजल रहमान साहब जो हैं उनकी भी तारीद करता हूँ। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, मौक़िफ़ देना चाहिए था कि उनको इस तरीके से अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहिए था। और ये पूरे मुल्क में जो है इस वक्त जो मुखालफीन है वो उसको आड़े हाथों ले रहे हैं इस बात को। अगर दे देते तो आज मुखालफीन जो है इसके बात से बितंग अंडा बनाते, आड़े हाथों ना लेते। बिल्कुल ठीक है जी। तारिक भाई, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो वाहिद खबर इस कॉन्फ्लिक्ट में आई थी वो उसको हिंदुस्तान के सबसे नोटोरियस जर्नलिस्ट है, मैंने आज तक उसका कभी नाम भी नहीं लिया, वो नाम लेके भी अपने आप को खुद को डिस्क्रेडिट करने वाली बातों से पढ़ के सुनाई थी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कोट करके कि जी नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को घर बुलाया और उनको कहा है जातियों बनाम में कि भाई इंडिया से पंगा मत लेना, इंडिया के साथ अग्रेसिव ना होना, इंडिया के साथ पीस पे बात करना, आराम से बात करना। लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब वैसे तो बहुत फरमाबरदार है अपने भाई के, लेकिन यहाँ पर मामला शहबाज शरीफ साहब के अगर हाथ में होता तो शायद कुछ लेवरेज दे भी देते। यहाँ मामला उनके हाथ में था नहीं। यहाँ मामला, मैं अभी अंग्रेज़ों को, अमेरिकन को उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई पाकिस्तान के मुतल्लिक उन्हें ये तो नहीं पता था कि इस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान चलाएगा। अमेरिकन एनालिस्ट कह रहा था अमेरिकन चैनल बैठ के, लेकिन इंडियंस को ये एग्जैक्टली पता था, टेक्नोलॉजी का तो उनको नहीं पता था कि चलाएगा, एग्जैक्टली पता था कि जनरल आसिम मुनीर जो है ना, ही इज़ अग्रेसिव और वो नहीं छोड़ेगा। और उन्होंने तो बहुत अजीब से लफ्ज़ भी कहे कि वो इस तरह का बंदा है जिसने जंग उसके सर पे सवार हुई है जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक। तो वो तो मुझे पता है कि जनरल आसिम मुनीर की वजह से वो अब मामला यहाँ तक पहुँचा, उन्होंने स्पेयर नहीं किया फिर। लेकिन अब ये सवाल जो उठ रहे हैं कि नेशनल लीडरशिप, नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब की तरह जेल में भी नहीं है, उनकी पार्टी किसी पाबंद सलासल भी नहीं है, आप का भाई प्राइम मिनिस्टर है, आपकी बेटी सीएम पंजाब है, आप खुल के बोल सकते थे सर, ट्विटर पे बोल सकते थे, आपकी स्पीच से लोगों में वलवला आता। जब आप एग्जाइल में थे, इंग्लैंड में बोलते थे तो आपकी पार्टी में वलवला आ जाया करता था। क्यों नहीं बोले नवाज शरीफ साहब, क्यों खामोश रहे इस सारे उसमें? नेशनल लीडरशिप लीड क्यों नहीं किया, लोग सवाल कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कमाल भाई, गुजारिश ये है कि जो सूरत हाल का तजिया अभी आपके प्रोग्राम में हुआ है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उसके हवाले से बात करता हूँ और फिर जो दूसरा हिस्सा है आपकी गुफ्तगू का, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। ज़रूर। देखिए, जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया इंडिया को, उस स्विफ्ट, प्रोफेशनल, एग्रेसिव, एक्यूरेट, टारगेटेड और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, ये चंद अल्फाज मैं कह सकता हूँ उस रिस्पांस के बारे में। और उस पर दुनिया हैरान और शशदर है, क्योंकि इंडिया इस रीजन में ये समझता था कि शायद मैं यहाँ पे बहुत बड़ा मिलिट्री माइट हूँ और मैं इस खत्ते का सबसे बड़ा बदमाश हूँ जी। और वो ये साबित करने के लिए उसने ये जारियत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की। लेकिन जो जवाब उसे दिया गया और उसके अपने सिस्टम्स जब फेल हुए तो पूरी दुनिया को पता लगा कि पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है इनविंसिबल है, ये नाकाबिल तस्खीर है अल्लाह ताला के फजल से। और एक जुमला मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान ने जिस तरह ये रिस्पॉन्स दिया है, आज पूरी दुनिया के लिए वो एक टेस्ट केस बन गया है, चाहे वो इंडिया के राफेल तैयारे गिराने हो या चाहे हमारा जो उनके ऊपर हवाई हमला था या हमारा जो मिसाइल अटैक था उनके ऊपर। तो एक तो ये बात है। जहाँ तक जनरल आसिम मुनीर की आपने बात की है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि उनकी शख्सियत के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैं पहली बात तो ये कि ज़ाती तौर पर उन्हें जानता हूँ। मैं उनकी प्रोफेशनलिज्म को, उनकी क्लैरिटी को, उनके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं चीज़ों के बारे में और उनके अंदर जज्बा ईमानी कितना है, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इज़ अ वेरी वेरी क्लियर हेडेड एंड अ थॉरो प्रोफेशनल सोल्जर। ये हमें भी बात पता है और ये बात इंडिया को भी पता है। और उसके बाद जो हमारी बाकी जो मिलिट्री की आदत है, ज़हीर बाबर सिद्धू साहब एयर चीफ, उनके भाई हमारे साथ, मैं बता देता हूँ, हमारी कुलीग हैं, MNA हैं,
और उनकी भी शख्सियत को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये जो बातें मैंने नासिम के बारे में की हैं उनमें भी ये सारी बातें बदरजा उत्तम मौजूद हैं। इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई माशाल्लाह सच्चे और खरे मुसलमान, और नेवल चीफ भी माशाल्लाह। सवाल ये उठ रहा है ना कि तो ये जो क़यादत है अमेरिका और इंडिया के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा? तो नवाज शरीफ नहीं आ रहे, आगे साहब आ रहे, तो कौन करेगा बात? इस पे नवाज शरीफ साहब क्या है, वो साइलेंट क्यों है? सवाल कर चुके हैं ना आप। जी सर, जी मैं वो कह रहा हूं उस पे आ जाए, सवाल कर चुके हैं। जी मैं आपसे जवाब का मुतमन्नी हूं। मैं बिल्कुल आप उस तरफ आता हूं। ये तो मैंने जो आपको मिलिट्री क़यादत है उसकी बात बताई, ये भी जरूरी था सर। अब बात है सिविल क़यादत की। जी जी। अच्छा, सिविल क़यादत जो है उसमें इस वक्त जो लीड कर रहे हैं वो हैं शहबाज शरीफ साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान के। और मैं आपको ये बात बिल्कुल मालूमात की बुनियाद के ऊपर बता रहा हूँ कि ये सारी जो इंगेजमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पांस गया है, इसके सारे फैसले मुशावरत से हुए हैं। और ये कभी भी नहीं होता कि किसी मुल्क के अंदर जो है वो एक तरफा फैसले, ये मुशावरत होती है अभी भी पॉलिटिकल साइड से भी। और आप देखें कि मैं एक और बात आपको अर्ज़ कर दूं, ये सारा जो अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ और कामयाब हमला हुआ जिसने हमें इज़्ज़त दी, हमारे सब्ज़ हिलाली परचम को इज़्ज़त दी, इसके अंदर आपको बिल्कुल बंद मुट्ठी की तरह एक टीम नज़र आई है। वो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो आपका मीडिया है, वो ISPR है, वो आपकी फ़ौजी क़यादत जो मैंने आपको बताई है, पाकिस्तान की आवाम है, बिल्कुल बंद मुट्ठी की तरह नजर आई है। अब नवाज शरीफ साहब वाली बात बता दें, वो खामोशी पे क्यों सवाल उठाया जा रहा है? अगर आप में डिसइंटीग्रेशन होती, ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ, डिसइंटीग्रेशन होती, आपस में आपके राब्ते ना होते, आप बिल्कुल एक पेज पे ना होते और बिल्कुल हर वक्त राब्ते में ना होते, तो फिर सर आपका पॉइंट आ गया। अब सवाल मेरा तो हमारी जो पॉलिटिकल साइड है उसको लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, उधर जनाब अपना मैडम मरियम नवाज हैं पंजाब में, वो उनकी बेटी हैं। हमारे जो वज़रा कैबिनेट मेंबर हैं, अगर मैं एक का नाम लूँ तो मैं समझता हूँ वो तो टाइम इतना नहीं होगा, वो तो लेकिन आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का रोल देखें, लॉ मिनिस्टर का रोल देखें, इसहाक डार साहब का रोल देखें, आज भी सारे बॉर्डर पे इकट्ठे नजर आए हैं, पॉलिटिकल और मिलिट्री। तो मुझे अब ये बताएं कि जब ये सारे लोग जो इन ओहदों के ऊपर हैं, जिन्होंने सर नवाज शरीफ साहब तो लीडर है ना, वो लीडरशिप की बात हो रही है, इनका क्या मुकाबला शहबाज साहब का या इसहाक डार साहब का नवाज शरीफ साहब से? मैं आपकी बात से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये वो टीम है जो मियां नवाज शरीफ साहब से गाइडेंस लेती है। मियां साहब से मुशावरत होती है, मियां साहब बिल्कुल लेते हैं। अभी हमारी जो कैबिनेट फॉर्मेशन हुई है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब की नहीं, आपके कैबिनेट फॉर्मेशन में तो होते होंगे, हम तो इसकी बात कर रहे थे। चले आपका ठीक है, आप कह रहे हैं मुशावरत होती है, खामोश मुशावरत हो रही है। आपको सुने ना, मैं आपको मिसाल इसलिए दी है कैबिनेट फॉर्मेशन की कि उसमें नवाज शरीफ साहब का मेजर किरदार है कि सर वो तो होना ही चाहिए। आपके आपस में वजारतें आप लोग तस्लीम कर रहे हैं, तो वो तो लीडर नहीं बता रहा ना किसको कौन सी वजारत मिलनी है। वो तो बात ठीक है आपकी, वो किसको जायज मिलनी है किसको नहीं मिलनी, बात तो इस वक्त मुल्क की हो रही थी। कर रहा हूं कि जी यार अब बात ही नहीं करने दे रहे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कर रहे हैं बात मुशावरत के बाद जो तारिक भाई वजीर बन के आप टची हो गए, पहले नहीं आप इतना माइंड करते थे मेरे सवालों को। बता रहा हूँ जो मैदान अमल में है। अच्छा ठीक है, अल्लाह करे इस प्रोग्राम में आने वाला कोई बंदा माइंड नहीं कर रहा, कोई बंदा वजीर ना बने। चाह रहा हूँ ये मुस्तफा नवाज खोकर हो या फिजुल्लाह, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जी 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 समझ आ गई बात आपकी, समझ आ गई। तो जी बस मैं ये आखिरी बात कर रहा हूँ कि जो आपको फेसेस नजर आए हैं ना मीडिया पे माशाल्लाह जी, वो बात करते हुए, इंफॉर्मेशन देते हुए, वो आपके वो सोल्जर्स हैं। वो हम ये मुस्तफा नवाज को हम भी सिपाही हैं और मौलाना फजल रहमान को और कौम को नजर नहीं आ रहा। नजर आपको वो आए हैं। मैं आपको अपना तज़किया देता हूं जी, ये दुनिया की पहली जंग हुई है। मेरी बात जो मेरे भाई मुस्तफा ने बात की है, एक आखिरी बात मैं मुज़ाकरात के हवाले से एक बात करूंगा कि बस ये आखिरी एक बात है, 2 जुमले हैं सिर्फ, कि जिस तरह अल्लाह ताला के फजल से एक टीम वर्क और हमारी अस्करी क़यादत ने भी और हमारी पॉलिटिकल क़यादत ने भी अपना किरदार अदा किया है, मुज़ाकरात में भी इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक है। आपको वही इस पे हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन मुस्तफा भाई आपके तमाम सवालों, आपने तमाम कंसर्न उठाए थे ना मियां साहब के ऊपर, मुंह तोड़ जवाब उसका है। ये ब्रेक से पहले मुंह तोड़ जवाब सुन लें, आपको लग पता जाएगा कि ये वॉर, ये मैं बताने लगा हूं। आप प्रोग्राम में हमारी लड़ाई ना कराएं। नहीं भाई हैं सर, नहीं मुंह तोड़ नहीं आया, नहीं आपकी तरफ से नहीं आया। ओह तारिक भाई आपकी तरफ से नहीं आया, जो अभी मैं जवाब चलाने लगा हूं वो आ रहा है। आप अल्लाह माफ करे, आप तो शर्मीले हैं, मैं पहले दिन से आपको जानता हूं, आप बड़े शर्मीले इंसान हैं। वजीर बन के जरा आप ना कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप शर्मीले आदमी हैं, बेसिकली शरीफ आदमी है, शराफत का क्या ताल्लुक। लेकिन मुस्तफा भाई नहीं, अभी आपने जवाब नहीं देना। पहले मैं आपकी बोलती बंद करूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा कि पाकिस्तान की जंग किस तरह डिजाइन हुई, किस तरह लीड हुई, आप कहां चले बेच रहे हैं मेरे भाई। जब से आप निकले इक़्तिदार से मुस्तफा साहब, आप देख नहीं रहे, चलाए उस्मा बुखारी साहबा ने जो बताया और वापस आए जल्दी से।
मियां नवाज शरीफ साहब ना कोई ABCD टाइप के तज्जियाकार नहीं है जो सुबह शाम जो है वो बोलते रहे फजूल बेतुका। ही इज ए स्टेट्समैन और वो एक्शंस के जरिए बोलते हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिजाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे। पहले भी 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने मुल्क बचाया था और अब भी 10 मई को शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर पाक फौज के साथ इस मुल्क को दोबारा बचाया है। इस पे आप तजिया करेंगे अपना ब्रेक के बाद कि तमाम तरह ऑपरेशन जो है एक्चुअली तो मियां नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन किया है, मेरा ख्याल से सारे चीफ्स के साथ कोऑर्डिनेशन में होंगे, फिर वो ये ज़रा पूछ लेते हैं, कोई हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के मुज़ाकरात कौन लीड करेगा यहाँ से, हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं इंडिया पे तो खैर करें, अमेरिका पे कितना कर सकते हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा, ब्रेक के बाद में बात करते हैं जी। मुतवक्का पीस डील कश्मीर के इशू को लेकर जिसमें डोनाल्ड ट्रंप होंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को के लिए क्या कंसर्न्स हैं, कौन लीड करेगा, क्या टॉक होगी। आपने मुस्तफा साहब बात सुन ली, सारी बातें एक तरफ, न्याई साहब की बात भी सुन ली, तारिक साहब की बात भी सुन ली भाई की, और आपने उस्मा बुखारी साहबा की बात भी सुन ली। जी शुक्रिया जी। नियाजी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, आई थिंक ही मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट। उसके अंदर मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए पाकिस्तान चाहता है और पाकिस्तान को इन फ्यूचर इंडिया के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप बनानी भी चाहिए। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तारिक भाई जो है ना अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, लगता है वो जो उस्मा साहिबा वाली प्रेस टॉक थी ना वो उसको महसूस हो रहे हैं उससे, क्योंकि उन्होंने उस्मा साहिबा ने ना तारिक साहब से एक स्टेप आगे जाके बात की है। तारिक भाई ने तो कहा था कोऑर्डिनेशन थी, उन्होंने तो कहा डायरेक्ट प्लानिंग ही उन्होंने कर दी, डिजाइन। बहरहाल जी मुस्तफा साहब कंप्लीट कर लें। देखिए इसके ऊपर तो फिर अब काफी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आई विल होल्ड माय कमेंट्स। लेकिन तारिक भाई ने अच्छा डिफेंड करने की कोशिश। देखिए उस्मा हमारी दोस्त है, इसलिए मैं कहूंगा आप खुश हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा हंस सकते हैं इस बात पे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया आपके सवाल का। खुश हैं हम इस बात पे, बस हम हंस नहीं रहे, हम खुश हैं क्योंकि हमारी फ्रेंड है उस्मा, बहुत अच्छी फ्रेंड है जी जी। हाँ लेकिन द पॉइंट इज कामरान भाई कि देखें मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इंडिया के साथ एक उनकी पुरानी सोच रही है, हम उस सोच के हामी है, लेकिन यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि आप डील किसके साथ कर रहे हैं। ये 90s का ना इंडिया है ना ये वाजपेयी है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। वाजपेयी जो मोदी साहब है ये बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। ये एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी और एक स्ट्रॉन्ग मैन पॉपुलिज्म के जिसके अंदर आपने अपने मसल्स को फ्लेक्स करना है पूरी रीजन में। आपने बांग्लादेश को भी स्टे डाउन करना है, आपने नेपाल को भी करना है, भूटान को भी करना है और पाकिस्तान को भी करना है। तो पाकिस्तान में तो भाई आपको कोई इसमें ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है या ये वैसी बातें हो रही है, लिप सर्विस हो रही है ट्रंप की तरफ से भी? कश्मीर पे कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, इतना सीरियस हो सकता है काम आपके ख्याल पे? अब जी 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 बिल्कुल ब्रेक थ्रू हो सकता है कि देखें इस वक्त इंडिया एक ऐसी सूरत हाल से दो चार है कि जिसमें टैरिफ्स उसके ऊपर लग चुके हैं। ठीक है। अब आपके इल्म में होगा कि चीन के साथ निगोशिएशंस हो रही हैं अमेरिका की टैरिफ रिडक्शंस के हवाले से, लेकिन इंडिया इज गॉट अ लॉट टू लूज ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। अगर वो ट्रंप को नाराज करता है और ट्रंप अगर पीस के लिए एक वर्केबल फॉर्मूला सामने लेकर आता है तो उसमें अगर इंडिया और मूडी पीछे हटता है, रुकावटें खड़ी करता है तो वो क्विकली चल रहा है गलत साइड पे, अगर आप इजाजत दें। और इस वक्त ठीक है मुझे क्विकली चल रहा है न्याई साहब जी शो, बल्कि तारिक भाई उसके बाद न्याई साहब। तारिक भाई आपके पास चॉइसेस क्या है? हमारे पास एक कौमी सलामती के मुशीर है, बड़े क्रेडिबल आदमी है, बड़े जीरक आदमी है, बड़े एक्सपीरियंस आदमी है, वो डील करे आपके ख्याल में इस पीस को अगर होता है? बिलावल भुट्टो भी हैं, इसाक डार साहब भी हैं, आपके ज़हन में क्या नाम है अगर ये मामला चलता है? तारिक भाई पहले आप, फिर न्याई साहब बताएंगे। नहीं देखिए ये कलेक्टिव विजडम होगी और इसमें हर कोई फ्रंट पे तो जाएगा ना यार, बिल्कुल। मैं आपको उसकी मिसाल जी नहीं मैं आपको बता देता हूँ। आप देखें मिसाल के तौर पे जिस तरह इसको मैं आपको आप ये कहें कि एक आर्गूमेंट के तौर पे आपको ये बात मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह फ़ौज हमारी लड़ी है तो फ़ौज के अंदर कितनी हमारी यूनिट्स हैं, वो आपकी इन्फेंट्री भी है, वो आपका तोपखाना भी है, वो टैंक भी हैं, वो पीछे आपके कोर ऑफ सिग्नल्स ने इस जंग में मैं कहता हूँ कि मोर देन 50% काम उनका है, कोर ऑफ सिग्नल्स का। तो इसी तरह और बहुत से आर्टिलरी, तो हमारी साइड के ऊपर भी जो होता है ना, और वो सब जब मिली हैं सारे आपस में लड़े हैं तो उसके आपस में इकट्ठी हुई हैं तो ये लड़ाई हमने जीती है। तो इसी तरह पॉलिटिकल साइड पे भी ना आप ये समझें कि ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये भी मुख्तलिफ। और तारिक भाई आप समझते हैं कि कश्मीर पे अब की दफा कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या ये लिप सर्विस है सिर्फ आपके नजदीक? मतलब ऑब्जेक्टिवली बताइएगा। हम इस खित्ते में अमन के ख्वाह हैं, ठीक है, हम इस खित्ते में अमन के ख्वाह हैं और इंडिया के पास बहुत सारी ऑप्शंस नहीं हैं कि मतलब
बहुत सारी ऑप्शंस का मतलब कि बातचीत के लिए और अमन के अलावा कोई और ऑप्शन उसके पास फिलहाल है नहीं। ठीक है, ठीक है। मुस्तफा ने बिल्कुल, मेरे भाई ने ठीक बात की है कि जो माइंडसेट मोदी का है वो भारत का शायद माइंडसेट ना हो। ये माइंडसेट जो है ये भारत की तबाही। अच्छा, मैं समझा अभी आप कह रहे थे ना मुस्तफा ने बिल्कुल ठीक बात की, मैं कहा शायद आप कह रहे उस्मा हमारी बहन ने बिल्कुल ठीक बात की है। मैंने कहा ये तो नहीं कह रहे, लेकिन बहरहाल मैं क्विकली न्यायी साहब से मैंने पहले भी कहा उसका पीछा छोड़ दें। नहीं नहीं नहीं, मैं हमारी तो बहनों की तरह, और मैं तो पीछा नहीं, मैं तो बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज क्लिप जब देखेंगे ना वो कहेंगे उस्मा नु कौन लाओ है कदों है जड़ा कहूंगा। आपने उनकी बात में कौन सी ऐसी बात है? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो मियां साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं तो कह रहा हूं मियां साहब ही सोची पै गए होंगे ए जड़ी गल इन्हें की ए कदों है वाकया। लेकिन बहरहाल न्याजी साहब, सर पाकिस्तान की तरफ से ये पीस जो है आपको होता हुआ नजर आ रहा है कश्मीर के, या आपको लगता है अभी बस फ्रेंजी ऑफ द मोमेंट है? तो ट्रंप ने भी कह दिया मामला बाद में सर्द हो जाएगा, और कौन लीड करेगा इधर से? देखिए जी, कामरान हतमी बात है कि कश्मीर के अंदर जो अमन है उसकी जो कुंजी है सियासी हाल में है। वगरना मेरी बात याद रखें कि अगले 70 साल भी यही इसी तरह के टेररिज्म हो जो भी हो वहाँ पे इसका फसाद रहेगा, जंग जिदल का माहौल रहेगा। दूसरी बात मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान, जब कहते हैं हिंदुत्व हिंदुत्व, क्या नेहरू के वक्त में हमें सायर ऑफ लीव मिली थी? क्या इंदिरा गांधी के वक्त में पाकिस्तान अमन करता था? किसके ज़माने में हिंदुस्तान ने, राजीव गांधी के ज़माने में, किस ज़माने में पाकिस्तान के ऊपर क़यामत नहीं उठाई? और दूसरी बात यह है कि जो एक बात आखिरी है, ये बड़ी समझ की बात है और मुस्तफा के लिए हमारे लिए भी है कि जब ये हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं तो सारे बंदे अंदर अंदरून खाना ऑन बोर्ड होते हैं। और इमरान खान ने भी ये कहा कि मोदी मेरा फोन नहीं सुनता, तो ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे फॉरेन ऑफिस की राय होगी जो इमरान खान साहब से कहलवाई गई। सर आपका पॉइंट आ गया, साहब से मोदी को बुलवाया गया या वाजपेयी को बुलवाया गया। ठीक है, मैं आपको, आप तीनों में से किसी ने भी जाना नहीं है। और हाँ, एक बात देखो, और इसको लीड करना चाहिए जब शहबाज शरीफ करेंगे, उधर से मोदी करेंगे। चले जी, पॉइंट आ गया जी। मैं आप तीनों ने जाना नहीं, मैं एक ऐसा एनालिसिस करने लगा हूं इस वॉर के ऊपर और सिविल लीडरशिप और सारा जो हुआ, जो बड़े लोगों के लिए शॉकिंग होगा, खासतौर पे मुस्तफा नवाज भाई के लिए शॉकिंग होगा, वो मुझसे एग्री नहीं करेंगे। तारिक भाई सुकून फील करेंगे, तो पूरे थर्ड प्रोग्राम है। ब्रेक के बाद एनालिसिस करता हूं मैं इस वॉर पे जी। मुस्तफा भाई और तारिक भाई, तारीख पलट गई। सुनते ये थे कि पॉपुलर लीडरशिप खड़ी होती है तो जंगें जीती जाती हैं। यहां पे तहरीक इंसाफ कहती है कि पॉपुलर लीडरशिप हमारी जेल में बंद है। लोग कहते हैं कि जो पॉपुलर नहीं है वो पावर के अंदर है। इसके बावजूद हमारी फौज ने जंग जीत के दिखा दी, तारीख बदल दी। तो फौज अगर ऐसी हो जैसी पाकिस्तान की है और कमांड एंड कंट्रोल डिसिप्लिन ऐसा हो जैसा हमारा है, तो फिर सिविलियन लीडरशिप तो बेचारी कहीं है या नहीं है। जंग हम फिर भी इंशाल्लाह जीत जाएंगे। कल तक दीजिए इजाजत।